ये कहानी है एक ऐसे सैनिक की जिसका राजा कमजोर था, लेकिन वो राजा सच्चा और ईमानदार था। वो सैनिक अपने राजा के एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उस सैनिक को अपने ही हाथों से अपने राजा का सिर कलम करना पड़ा। ये एक सैनिक की बहादुरी और वफादारी की कहानी है, इसलिए इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मूवी का अंत ही इस मूवी की जान थी। तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक बेहतरीन सिपाहियों की टीम जंगल में जा रही थी। तभी उन पर हमला हुआ और उस छोटी सी टीम ने कई सारे दुश्मनों को मार गिराया और टीम का एक भी आदमी जख्मी तक न हुआ। उनमें से जो उनका कमांडर था, जिसके सामने आने वाला दुश्मन कभी भी बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो एक बेहतरीन तलवारबाज था और उसकी तलवार उसके राजा ने उसे गिफ्ट में दी थी, जो बेहद मजबूत और कीमती तलवार थी। उस सिपाही का नाम रिडेन है, जिसकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे। उसके राजा का नाम बार्टोक था। बार्टोक एक छोटे से कबीले का ईमानदार राजा था, जिसने अपनी सारी जिंदगी में सच्चाई का ही रास्ता चुना। अब कहानी शिफ्ट होती है कुछ सालों पहले। वजीर गीजामोट ने एक लेटर बार्टोक के पास भेजा। इस मूवी में दो राजा हैं, एक तो बार्टोक जो छोटे से कबीले का राजा था और दूसरा था एम्परर, जिसका इस मूवी में कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम उसे एम्परर बुलाएंगे। तो एम्परर का जो वजीर था वो बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था, जिसका नाम गीजामोट था, जो आसपास के छोटे छोटे राजाओं से रिश्वत वसूल किया करता था और ये बात एम्परर को पता नहीं थी। तो इस बार वजीर ने बार्टोक से रिश्वत की डिमांड की थी, लेकिन बार्टोक एक सच्चा राजा था जो रिश्वत लेने देने के सख्त खिलाफ था। कमांडर रिडेन राजा बार्टोक को सलाह देता है कि उसे रिश्वत दे देना चाहिए, नहीं तो वजीर अपने एम्परर को उनके खिलाफ भड़का देगा और एम्परर के पास इतनी पावर है कि वो इनकी हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बार्टोक किसी भी कीमत पर रिश्वत देने वाला नहीं था। बार्टोक को कोई बीमारी थी, जिसकी वजह से बार बार उसकी पेट में पेन होती। वो इस बीमारी से मरने वाला था। बार्टोक अपनी इस बीमारी को सबसे छुपा रहा था, क्योंकि बार्टोक का कोई भी वारिस नहीं था। उसकी बस एक बेटी थी। अगर दुश्मनों को पता चला कि राजा कमजोर हो चुका है और जल्दी ही मरने वाला है, तो उसके छोटे से राज्य पर कोई भी कब्जा कर लेगा। बार्टोक ने फैसला किया कि वो वजीर से मिलने जाएगा, जिसके लिए उसने अपने सैनिकों को तैयार होने का ऑर्डर दे दिया। उस रात रिडेन अपनी वाइफ के पास आया और उसे बताया कि उसे अब एक लंबे सफर के लिए जाना होगा। किसी को भी पता नहीं था कि उस सफर में कितने सैनिक वापस जिंदा लौटेंगे। उस रात बार्टोक ने आधी रात गए रिडेन को बुलाया और उसके साथ अपने पूर्वजों के मकबरों को देखने गया, जहां उसकी बेटी की भी कब्र थी, जो शायद बचपन में ही मर गया था। वहां जाकर बार्टोक ने रिडेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसे अपनी खानदानी तलवार दे दी। रिडेन अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन उसके अलावा बार्टोक और उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं था, इसलिए वो उसकी तलवार को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन सारे सिपाही अपनी बीवियों से अलविदा लेते हैं, इसलिए बाकी सैनिकों की बीवियां रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिडेन की बीवी काफी समझदार और बहादुर थी, जिसने रिडेन को हंसते हुए विदा कर दिया। राजा कई सारे सैनिकों के साथ अपने पड़ोसी राजा की सल्तनत में जाने के लिए निकल गया। कुछ सिपाही रास्ते में रिडेन के बारे में बात कर रहे थे कि किसी जमाने में रिडेन की पूरी फैमिली मारी गई थी, जिसकी वजह से वो एक बेरहम इंसान बन गया था। उसने जिंदगी भर बस जंग लड़ी थी और कुछ नहीं देखा था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात बार्टोक से हुई। वो उसे यहाँ लाए। अब वो बार्टोक का सबसे वफादार और खूंखार सिपाही है। कुछ दिन सफर करने के बाद बार्टोक वजीर के महल में पहुंच गया। वजीर से मिलने पर बार्टोक ने उसे गिफ्ट में एक कपड़ा दिया। उस जमाने में रेशमी कपड़े भी बहुत ज्यादा कीमती हुआ करते थे, जो अक्सर लोग भेंट में दिया करते थे। लेकिन वजीर को तो कीमती कपड़े की जगह जेवर और पैसे चाहिए थे। कपड़ा देख के वजीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला गया। रिडेन बार्टोक से कहता है कि वजीर उस तोहफे को अपनी बेइज्जती समझ रहा है। रिडेन बार्टोक को सलाह देता है कि वो कल कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर वजीर को दे दे। तब बार्टोक उसे फिर से कहता है कि ये गिफ्ट नहीं रिश्वत होगा, और अगर आज उसने रिश्वत दे दी तो कल को वजीर उसकी जमीन हथिया लेगा और फिर से उसे मजबूर होकर उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए वो अब उस वजीर को कुछ नहीं देने वाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वजीर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बार्टोक के दिए हुए कपड़े को अपने कुत्ते की सीट साफ करने के लिए दे देता है। अगले दिन फिर से वजीर राजा से मुलाकात करता है और तहखाने में ले जाकर बार्टोक को दिखाता है कि लोग उसे तोहफे में क्या चीजें देते हैं। वहाँ पर कई सारी कीमती चीजें पड़ी हुई थी,
रीडेन बाहर बैठकर वजीर के बॉडीगार्ड से बात कर रहा था। वजीर के बॉडीगार्ड का नाम ईटो था। ईटो रीडेन की तलवार देख के हैरान था कि कोई राजा अपने गुलाम को इतनी कीमती चीज कैसे दे सकता है। दूसरी तरफ वजीर और बार्टोक में नोकझोंक चल रही थी। बार्टोक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो उसे रिश्वत नहीं देगा। वजीर उसे धमकी देता है कि वो उसकी सारी जमीन को हड़प लेगा और बार्टोक के नाम से जुड़ी हुई हर चीज को मिटा देगा, उसके लोग, उसके सिपाही, उसका कबीला, उसका सब कुछ। तभी फिर से बार्टोक के पेट में दर्द होने लगी। जब वजीर ने देखा कि बार्टोक तो कमजोर है, वो उस पर हमला नहीं कर सकता, तब वो एक स्टिक लेकर बार्टोक को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारा कोई वारिस नहीं, बस है तो झूठी शान। इस बात पर बार्टोक भी वजीर पर हमला करता है। बार्टोक चाहता तो वहीं वजीर को मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद बार्टोक को एम्परर की सभा में पेश किया जाता है, जहां बार्टोक एक्सेप्ट करता है कि उसने वजीर पर हमला किया है। उस सभा में बहुत सारे राजा थे। वो एक एम्परर था, इसलिए उसके आसपास के छोटे कबीले के राजा उससे डरते थे। ज्यादातर छोटे छोटे राजाओं की तो जमीन उसने हड़प ली थी और उन्हें अपने दरबार में जगह दी थी, लेकिन उनका शासन उनके लोगों पर नहीं चलता था, बस वो नाम के राजा थे। वो सारे राजा कमजोर थे, इसलिए उन्हें एम्परर के आगे झुकना पड़ा, वरना उनके लोग मारे जाते। एम्परर के सामने बार्टोक बिना किसी डर के कहता है, वजीर एक नासूर है, उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये हमारे बीच मोहब्बत और भाईचारे को खत्म कर देगा। बार्टोक कहता है कि उसकी गलती ये नहीं थी कि उसने वजीर पर हमला किया, बल्कि उसकी गलती ये थी कि वो वजीर को मारने में चूक गया, जबकि इस वजीर को तो जान से मार देना चाहिए। एम्परर को बार्टोक की बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इस सभा में मौजूद एक भी राजा तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, इसलिए एम्परर बार्टोक को सजा सुनाता है कि उसकी सारी जमीन ले ली जाएगी और उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनकर रीडेन उठकर सभा में बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। रीडेन को एम्परर के सामने बोलता हुआ देख वजीर को मौका मिल गया और उसने एम्परर को और भड़का दिया। वजीर एम्परर से कहता है कि कमांडर के हाथों ही बार्टोक का सिर कलम किया जाएगा, और अगर कमांडर रीडेन ऐसा करने से मना किया तो राजा बार्टोक से जुड़े हुए हर इंसान को मार दिया जाएगा। रीडेन के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अपने लोगों की सलामती के लिए बार्टोक रीडेन को हुक्म देता है कि वो एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करेगा। वजीर के आगे सिर झुकाने से अच्छा है कि वो इज्जत के साथ मर जाए। बार्टोक रीडेन से कहता है कि उसके मरने के बाद उसके लोगों को रीडेन संभालेगा। बार्टोक रीडेन के लिए उसके बाप के समान था, इसलिए बार्टोक उसे कहता है कि तुम इस बात का बोझ अपने जमीर पर मत रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वजीर जा रहा था, उसे रास्ते में रीडेन दिखता है। रीडेन के हाथों में बार्टोक का खून लगा हुआ था। रीडेन वजीर को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो अब बार्टोक की मौत का बदला उससे जरूर लेगा। ये देख के वजीर डर गया। वो तुरंत एम्परर के पास गया और उनसे कहने लगा कि उन्हें रीडेन को भी मार देना चाहिए, नहीं तो वो एम्परर के खिलाफ देशद्रोह करेगा। लेकिन एम्परर उसे कहता है कि रीडेन पर कार्रवाई तब होगी जब उसके खिलाफ वजीर के पास कोई सबूत होगी, लेकिन उससे पहले रीडेन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। नेक्स्ट सीन में हम ऑगस्टी को देखते हैं, जो बार्टोक की तरह ही छोटे से राज्य का राजा था। वजीर की बीवी ऑगस्टी की बेटी थी। वजीर अपनी बीवी के साथ भी गुलामों के जैसा ही व्यवहार करता था। उस बिचारी के साथ हर तरह के जुल्म हो रहे थे। ईटो ऑगस्टी का ही कमांडर था, जो उसके ऑर्डर की वजह से अब वजीर की गुलामी कर रहा था। जब वजीर ऐना के साथ बुरा बिहेव करता तो उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन वो एक गुलाम था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक ऑगस्टी भी वजीर के खिलाफ नहीं जा सकता था। वजीर ने ऑगस्टी के सारे सिपाहियों को बुलवा के अपने महल की सुरक्षा में लगवा दी, जबकि उसकी महल की सुरक्षा में पहले से ही बहुत सारे सिपाही लगे हुए थे। ऑगस्टी कई सालों से वजीर के जुल्म को बर्दाश्त कर रहा था, ताकि उसकी प्रजा के साथ वो ना हो जो बार्टोक के लोगों के साथ हुआ। रीडेन आकर सारे सिपाहियों को आजाद कर देता है और सबको वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि एम्परर के लोग बार्टोक के लोगों को वहाँ से जबरदस्ती भगा रहे थे। ईटो बहुत दुखी होता है उनकी हालत देखकर। एम्परर का एक सिपाही रानी से बदसलूकी कर रहा था, जिसे देखकर ईटो उस सिपाही का गला उड़ा देता है। बार्टोक के लोगों को उसके राज्य से बाहर निकाल दिया गया और उसके कैसल में आग लगा दी गई।
बार्टोक के महल में रहने वाली औरतों को वेश्यालय में भेज दिया गया और ये सब होता हुआ रिडेन चुपचाप देख रहा था। उसने किसी को ना रोकने की कोशिश की, ना किसी की हेल्प की, यहाँ तक वो अपनी बीवी को भी एक छोटे से घर में अकेला छोड़कर चला गया। बाकी के सिपाही भी वजीर के महल के पास वाले ही गांव में जाकर रहने लगे। अब कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद। बार्टोक के सारे सिपाही वजीर के महल में जाकर मजदूरी करते। उनमें से एक आदमी राजा के लिए बड़े बड़े ढाल बना कर देता है, जिन्हें वजीर ने अपने ही महल में रखवा लिया। वजीर अभी भी रिश्वतखोर और लालची है और छोटे देश के राजाओं को अभी तक चूस रहा है। रिडेन की वजह से वजीर इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अब खाना खाता तो उसपे भी उसे शक होता कि किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। यहाँ तक उसे अपनी बीवी के ऊपर भी भरोसा नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ भी गुलामों जैसा ही बिहेव करता। वजीर के जुल्म से एम्परर की आधी जनता परेशान थी। वजीर ने ईटो को रिडेन और उसके साथियों पर नजर रखने की ड्यूटी दी थी, क्योंकि बार्टोक के सारे सिपाही अभी तक शहर में ही थे और उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वजीर ने जो बार्टोक के साथ किया था वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। कुछ दिनों तक उन पर नजर रखने के बाद ईटो वजीर से बताता है कि बार्टोक के आदमी अब नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, इसलिए अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वजीर अब भी उन पर नजर रखने के लिए कहता है। वो दिन ब दिन अपने महल की सुरक्षा बढ़ाते जा रहा था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बार्टोक के आदमी महल के आसपास ही क्यों रहते हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। ये जानने के लिए वजीर अपने आदमियों को बार बार भेजता रहता। वो उन्हें शराब पिलाते, लड़कियां देते और उनके मन की बात जानने की कोशिश करते, लेकिन उनमें से कोई भी सिपाही उनके झांसे में नहीं आता। एक दिन बार में रिडेन और उसके लेफ्टिनेंट का आमना सामना हो गया। पहले तो वो दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज तो लेफ्टिनेंट कर्टिस रिडेन की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि रिडेन जुआ, शराब और लड़कियों के चक्कर में ही अपना सारा वक्त बिताता है। उसने अपनी जनता के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन बार्टोक का एक सिपाही वजीर के महल से काम करके बाहर निकल रहा था, जिसे वजीर के एक आदमी ने पहचान लिया। वो आदमी अपने एक साथी के पास जाकर उसे कहता है कि अगर उन्होंने ये बात वजीर को बताई तो उन्हें अच्छा खासा इनाम मिल जाएगा। लेकिन उस आदमी के साथी ने तो उसका गला ही काट दिया, क्योंकि ये भी बार्टोक के सिपाहियों में से ही एक था। ये सारे सिपाही बस दिखावा कर रहे थे यहाँ वहाँ काम करने का। असल में तो बार्टोक के सिपाही मिलकर वजीर के महल में अंदर घुसकर उसे मारने की साजिश कर रहे थे। वो आदमी आकर ये बात अपने बाकी सिपाही साथियों को बताता है। उन लोगों ने मजदूरी के बहाने वजीर के किले में जाकर उसका नक्शा बना लिया था। वजीर का महल चारों तरफ से एक नदी और एक बड़ी सी दीवार से घिरा हुआ था। नदी के ऊपर से एक ब्रिज जाती थी जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। उस ब्रिज को खोलने के लिए एक आदमी अंदर और एक आदमी को बाहर रहना पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग अपने आदमी को अंदर कैसे भेजे, क्योंकि शाम के वक्त सारे मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि दीवार के ऊपर 250 सिपाही रोज पहरा देते हैं, वो भी हथियारों से लैस, लड़ने के लिए तैयार। उसके बाद एक भूलभुलैया वाला बागीचा पड़ता है। महल तक जाने के लिए उन्हें बागीचे को भी क्रॉस करना होगा। भूल भुलैया में भी रात भर कई सारे सिपाही पहरा देते रहते हैं। उस बागीचे के बाद एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जो अभी हाल ही में वजीर ने महल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए लगवाई थी। वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही खुलता था और उस दरवाजे को खोलने के लिए रिडेन का एक आदमी महल के अंदर होना चाहिए, जबकि महल के अंदर तो दिन में भी कोई नहीं घुस सकता था। वो सब मजदूरी का काम करते हुए उस किले का कोना कोना छान लेते हैं। उन लोगों ने एक दिन चुपके से दीवार के ऊपर एक निशाना लगा दिया, जहां से एक सिपाही दीवार के ऊपर चढ़ेगा और अंदर जाकर उस ब्रिज को ओपन कर देगा। इन सारे सिपाहियों से अलग रिडेन पूरी तरह से शराबी बन चुका है। वो अपनी बीवी से झगड़ा करके सारा दिन शराब के अड्डे पर पड़ा रहता। वो उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता। ये सब भी ईटो देख रहा था। उसे रिडेन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन रिडेन जुआ खेलने जाता है। जब वो जुए में हार गया तो उसने अपनी तलवार बेच दी, जो उसे बार्टोक ने दी थी। ये बार्टोक की खानदानी तलवार थी। फिर भी रिडेन ने उसको बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उस तलवार को बेचकर जो पैसे मिले थे, रिडेन ने शराब, जुआ और वेश्याओं पर खर्च कर दिया।
जबकि उसकी बीवी दाने दाने को मोहताज थी। वो दिन भर टोकरियां बनाती और बेचकर अपना पेट भरती। सुबह जब रेडियन की आंख खुली तो उसकी बीवी उसके सामने थी, जो उसके तलवार बेच देने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इस बार उसकी बीवी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये सब भी ईटो देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा का एक खास सलाहकार मर चुका है, जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था। वो एक अच्छा इंसान था जो वजीर के फैसलों को पसंद नहीं करता था। इसलिए उसके मरने के बाद राजा अपनी प्रजा के महसूल माफ कर देता है और वजीर से कहता है कि उसने जितने भी सिपाही अपने ससुराल से बुलाए हैं वो आज की आज ही सब वापस लौटा दे, क्योंकि राजा ने जितने सिपाही अपनी महल की सुरक्षा में नहीं लगाए थे उसके दुगने सिपाही सिर्फ और सिर्फ वजीर की सुरक्षा में लगे थे। एम्परर वजीर से कहता है कि उसे एक मामूली सिपाही से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ईटो आकर वजीर से कहता है कि रेडियन ने तलवार बेच दी है और एक सिपाही अगर अपना तलवार बेच दे तो इसका मतलब है कि वो अब कभी भी युद्ध नहीं करेगा। अब जाकर वजीर को थोड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन वजीर को उसी रात एक सपना आया कि रेडियन ने उसका गला काट दिया है। वजीर उस रात इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपने पेट डॉग को भी मार दिया। वजीर ईटो से कहता है कि बार्टोक के खानदान को ढूंढो, उन पर जुल्म करो और देखो कि रेडियन अब भी चुप रहता है या उसके अंदर अभी भी वफादारी बाकी है। ईटो बार्टोक की बेटी को पकड़ के रेडियन के सामने एक वेश्या की तरह पेश करता है। राजा की बेटी रेडियन को देखकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, लेकिन रेडियन चुपचाप किसी पत्थर के समान वहाँ बैठा रहता है। वो पूछती रह जाती है, चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन रेडियन चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। ये रेडियन के ऊपर की जाने वाली आखिरी आजमाइश थी। वजीर ये सब देखने के बाद अब रिलैक्स हो गया था। अगले दिन ही उसने ऑगस्टी के सारे सिपाहियों को वापस भेज दिया। फिर कहानी शिफ्ट होती है उस वक्त पर जब रेडियन बार्टोक की बेटी को रोता हुआ छोड़कर चला गया था। कुछ दूर तक तो रेडियन लड़खड़ाते हुए जाता है, फिर उसके बाद वो मुड़कर देखता है कि ईटो वहाँ से चला गया कि नहीं। उसके जाने के बाद वो उसी अड्डे पर जाता है जहाँ उसके बाकी के सिपाही साथी थे। वो भी उन सबके साथ मिला हुआ था। वहाँ रेडियन की वो खानदानी तलवार भी थी जो लेफ्टिनेंट कर्टिस ने खरीद ली थी। आज तक रेडियन शराब और जुए में धुत रहने का बस दिखावा कर रहा था। असल में तो वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर वजीर को मारने की साजिश कर रहा था। हम देखते हैं कि हर बार उसने कैसे अपने साथियों के हेल्प से ईटो को चकमा दिया और उसे यकीन दिलाया कि अब वो कुछ नहीं करने वाला। रेडियन जब उस वेश्यालय में गया था तो वहाँ उस लड़की के पीठ पर महल का नक्शा बना हुआ था जो उसके साथी ने बनाकर भेजा था। ये लड़की भी बार्टोक की दासियों में से ही एक थी जो उनका साथ दे रही थी। रेडियन कहता है कि हमने प्लानिंग की, हमने कुर्बानियां दी और सही वक्त का इंतजार भी किया और अब वक्त आ चुका है। सारे सिपाही अपने हथियार निकाल लेते हैं और काफी दिनों के बाद फिर से लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं। ऑगस्टे के जो सिपाही थे उनके जाने के बाद रेडियन के आदमियों का काम आसान हो गया था। ऑगस्टी जब अपने सिपाहियों को लेने आया तो वो वजीर के लिए तोहफे में एक बड़ी सी मिरर लाया था। वो मिरर वजीर को बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उस मिरर में एक राज छुपा था। उस मिरर के अंदर रेडियन का एक आदमी छुपा हुआ था। ऑगस्टी अपनी बेटी से बताता है कि जब रेडियन के आदमी लोहे की दरवाजे तक पहुँचेंगे तो तुम मिरर को तोड़ देना। असल में ऑगस्टी बार्टोक का एक पुराना दोस्त था। ऑगस्टी अपनी बेटी को वजीर के जुल्मों से आजाद करवाना चाहता था, इसलिए वो खुशी खुशी रेडियन की हेल्प करने के लिए भी तैयार हो गया था। रात होते ही रेडियन अपने साथियों के साथ महल में घुसने लगता है। वो सिपाहियों के नजर में आए बिना उनको मारते जा रहे थे। एक आदमी रस्सी से दीवार को क्रॉस करके अंदर जाता है और अंदर से पुल को खोल देता है। अभी तक वजीर के सिपाहियों को तो पता ही नहीं था कि रेडियन के सिपाही महल के अंदर घुस चुके हैं। अब रेडियन के आदमियों को वो भूल भुलैया क्रॉस करनी थी जिसमें सिपाही पहरा दे रहे थे। रेडियन का एक आदमी दीवार के ऊपर से उस भूल भुलैया पर नजर रखे हुए था। अगर वजीर का कोई भी आदमी उनके साथियों के रास्ते में आता तो वो उनके सामने एक तीर मार देता, जिसे देख के वो फटाफट छुप जाते। लेकिन इस सिपाही को एक वजीर के आदमी ने देख लिया, जिसके बाद वजीर के सारे सिपाही इकट्ठा हो गए। महल में एक बड़ा सा घंटा था जो खतरे की घंटी थी।
जिसे सुनकर सब चौकन्ने हो गए। अब वजीर के सारे सिपाही आकर उन लोगों पर हमला करने लगे और महल में चारों तरफ फैल गए, जिसकी वजह से रीडेन के सिपाहियों का काम मुश्किल होते जा रहा था। रीडेन के भी कुछ आदमी मारे जाते हैं। वो लड़ते हुए गेट के सामने पहुंच गए थे। ईटो अपने वजीर को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अब वक्त आ गया था उस मिरर को तोड़ने का। जब ऐना ने खतरे की घंटी सुनी तो वो जल्दी से आईने के पास गई। वो जब उस मिरर को तोड़ती है तो उसमें से वो लड़का निकलता है जो लोहार का काम किया करता था। वो जाकर अंदर से फौलाद के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाते वक्त सिपाहियों के ऊपर तीर की बौछार होने लगती है, जिस पर वो लड़का ध्यान नहीं देता और एक तीर उसे लग जाती है, जिसे देख के रीडेन के सारे सिपाही भागते हुए दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कर्टिस उस लड़के की तलवार उसके सीने पर रखकर आगे चले जाते हैं। वजीर के सबसे बेहतरीन सिपाही महल के अंदर थे। महल में घुसने के बाद महल के चारों कोने से बेहतरीन सिपाही निकलते हैं। ये लास्ट सिक्योरिटी लाइन थी जो वजीर तक पहुंचने से पहले पार करनी थी। जब लगभग आधे सिपाही खत्म हो जाते हैं तो रीडेन वजीर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे ईटो रोक लेता है। ईटो रीडेन से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी नजर में भी रीडेन सही था, फिर भी उसे लड़ना पड़ता है क्योंकि वो वजीर का वफादार गुलाम है। दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन रीडेन की इस तलवार के सामने ईटो की तलवार टिक नहीं पाती। रीडेन ने अपनी तलवार से ईटो की तलवार को काट दिया और अपनी तलवार उसके गले में चुभा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ईटो को मरता हुआ देख बाकी के सिपाही हिम्मत हार जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद रीडेन वजीर के पास पहुंच गया। वजीर उसे देख के डर से कांपने लगता है। वजीर के पास एक छोटी सी खंजर थी, जिसे लेकर वो रीडेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रीडेन एक झटके में ही वजीर के सिर को धड़ से अलग कर देता है। बस यही कहानी खत्म होती है वजीर की, जिसके बाद रीडेन सीधा जाता है बार्टोक की बेटी के पास और अपने सिपाहियों को उसके हवाले कर देता है और उससे कहता है कि अब ये सारे सिपाही तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। वहाँ से सीधा रीडेन अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि उन सारे सिपाहियों को वजीर को मारने की सजा मिलने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्परर वजीर के मरने की वजह से उनके दरबारियों से सलाह मांगता है। आज तक वजीर किसी और को सलाह देने का मौका ही नहीं देता था। उनमें से एक आदमी राजा से कहता है कि वो उनकी प्रजा के हीरो बन चुके हैं, क्योंकि वजीर से सारी आवाम परेशान थी। लेकिन एम्परर कहता है कि उन्हें सजा देना ही होगा, क्योंकि वजीर पर हमला करने का मतलब है उसके राजा पर हमला करना। रीडेन ने पहले से ही ऑगस्टी से बात की थी कि जब उनकी सजा होगी तो ऑगस्टी राजा से रिक्वेस्ट करेगा कि रीडेन के बाकी के साथियों को माफ कर दिया जाए और सिर्फ रीडेन को सजा दी जाए, क्योंकि ये सब रीडेन का ही प्लान था और उसके सिपाही खुशी खुशी उसके लिए जान भी दे देंगे। वो कभी भी अपनी जान की बख्शिश नहीं मांगेंगे। ऑगस्टी एम्परर को सलाह देता है कि वो सिर्फ रीडेन को सजा दें और बाकी के सिपाहियों को रिहा कर दें, जिस वजह से आवाम भी संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आवाम के हीरो बन चुके हैं। अगर जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो फिर उनका क्या होगा। ये सलाह एम्परर को पसंद आती है। वजीर को मारने के बाद सारे सिपाही अपने अपने परिवारों को अलविदा कहते हैं। कुछ ही वक्त में वो लोग यहाँ के लोगों से घुल मिल गए थे। अगली सुबह सारे सिपाही अपनी सजा के लिए महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। महल के दरवाजे पर पहुँचते ही रीडेन आगे बढ़ जाता है और बाकी के सिपाहियों को वहीं रोक दिया जाता है। रीडेन उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्टिस को कहता है कि आज के बाद बार्टोक के कबीले की सारी कमांड तुम संभालोगे। ये उसका ऑर्डर है। लेफ्टिनेंट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता है। सारे सिपाहियों को आवाम का मसीहा घोषित कर दिया जाता है। सिर्फ रीडेन अकेला एम्परर के पास गया। एम्परर उसकी सजा का इंतजार कर रहा था। रीडेन के सिर पर तलवार तानी जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।